मेरा नाम है वरुण और आज आप रोस्टम लीगल पर कुछ खास ही सीखने वाले हैं। हमें पता है कि क्लेट पीजी का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है और आप इसके लिए बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत को एक अलग ही हाइट पर ले जाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 के सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन में हम एक छोटे से छोटा अपडेट और एक छोटे से छोटा चेंज भी मिस नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आपने रोस्टम लीगल की मॉक टेस्ट सीरीज को ट्राई नहीं किया है तो फटाफट से जाके ट्राई करिए। ये आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को एक सॉलिड किक देने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Okay, so firstly, we are having the bill of the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. इस बिल में क्या हुआ था? The bill amends the Constitution Scheduled Caste Order of 1950. इस बिल ने किसको अमेंड किया है? देखिए, एक चीज समझिए, पहली चीज, बिल और एक्ट में फर्क क्या होता है। जब कोई भी एक तरीके से प्रोविजन, एक स्टैट्यूट लेकर आया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो लोअर हाउस में किया जा रहा हो, चाहे वो अपर हाउस में किया जा रहा हो, मतलब चाहे वो लोकसभा में किया जा रहा हो, चाहे वो राज्यसभा में किया जा रहा हो, जब उसको असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, उसके बाद वो एक एक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। उससे पहले वो बिल ही रहता है। तो अभी ये चीज मानकर चलिए कि जितने भी बिल हम यहां पर पढ़ रहे हैं ये सब एक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस किया गया था किसी को लोअर हाउस में, किसी को अपर हाउस में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इस बिल में क्या हुआ था कि दिस बिल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। इसने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 को अमेंड किया। जो पुराने प्रोविजंस थे उनमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आया। क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एप्लीकेशन टू छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल कास्ट है उससे रिलेटेड जो चीजें थी उनको अमेंड किया। द ऑर्डर लिस्ट द कास्ट एंड ट्राइब्स डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, उसको भी इन्होंने अमेंड किया। तो छत्तीसगढ़ में मेनली इसके इफेक्ट्स देखने को मिले थे और ये मेनली छत्तीसगढ़ के लिए ही लाया गया था। अब क्या हुआ था, किन किन शेड्यूल ट्राइब्स को यहां पर एड ऑन किया गया है, किस शेड्यूल कास्ट को यहां पर एड ऑन किया गया है, वो अपन देखेंगे। तो शेड्यूल कास्ट इन छत्तीसगढ़, दिस बिल इंक्लूड्स महरा एंड महरा, ठीक है ना, MAHARA एंड MAHRA। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से लोग जो है चीज जो अपनी कास्ट है उसको लिखते भी हैं और बोलते भी। कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत जगह पर सुना होगा, कुछ लोग दुबे लिखते हैं, कुछ लोग दुबेदी लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे श्रीवास्तव, श्रीवास्तवा, ठीक है ना। कोई लोग SHRI से शुरू होता है, किसी का SRI से शुरू होता है। ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, जो लोकेलिटी है वहां से फर्क पड़ता है। तो यहां पर इस अमेंडमेंट से जो महरा और मेहरा, ठीक है, कम्युनिटीज हैं जो कि सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ऑफ द मेहरा, मेहर और मेहर, तो इनके जो जितने भी हैं इन दो वर्ड्स को और इंक्लूड किया गया है शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो वहां पर ये प्रोविजंस जो है ना वो जो है दिक्कत देते हैं कि साहब यहां पर जो हमारे पास लिस्ट है उसके हिसाब से जो केवल MEHRA, MAHAR और MEHAR, ये जो तीन कास्ट हैं इनको हम शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में समझते हैं। साहब महरा और महरा जो है इन दोनों को हम एड ऑन नहीं कर सकते। तो ये जो अमेंडमेंट है बेसिकली इनके लिए लाया गया था। और भी जो है जैसे कर्नाटका स्टेट में भी ये इस टाइप का बिल जो है लाया गया। हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में कुछ दो और लोगों को जो है एड ऑन कर रहा है, बेसिकली सिनोनिम बताकर। तो ये जो बिल है ये प्रेजेंट किया गया था सोशल जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी की तरफ से बिफोर द लोकसभा ऑन 24 जुलाई 2023। इसको पास होने में टाइम कितना लगा? हार्डली एक हफ्ते का। और 1 अगस्त 2023 को ये बिल जो है लोअर हाउस से पास हो जाता है। उसके बाद ये बिल 9 अगस्त 2023 से राज्यसभा से भी पास हो जाता है। तो ये था बिल हमारा जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। चलिए, ये थोड़ा सा हल्का बिल था, ठीक है। तो एक सेशन स्टार्ट करने की उससे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला
है सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बिल जो हमें देखने को मिला था, विमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 के नाम से, जो कि हमारा 128th अमेंडमेंट बिल है 2023 का। याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस नंबर का ये अमेंडमेंट बिल है, ठीक है ना। तो ये 128th अमेंडमेंट है, 128वां अमेंडमेंट है, ठीक है। अब देखिए इस बिल में क्या हुआ था, नाम से समझ में आ रहा है कि विमेन रिजर्वेशन, किसी भी चीज को उसके नाम से इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना कि केवल रटना है में। तो विमेन रिजर्वेशन मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब आरक्षण किस चीज में दिया गया है भैया, जो लोकसभा स्टेट असेंबलीज में जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है। मुझे पहली चीज तो ये बताइए कि भाई लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं टोटल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। देखो यार, इसमें मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि इंटरेक्शन रहे सेशन में, ठीक है। अभी इस बिल के बाद मैं जो है कमेंट चेक करूंगा। तो जो बिल है वो बेसिकली 1/3 सीट, तो टोटल सीट्स जितनी भी हैं उसमें 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की जा रही हैं विमेन्स के लिए। ये मैंडेटरी है। मान लीजिए अगर 300 सीटें हैं तो 100 सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी विमेन के लिए। मतलब लॉ जो 100 है, मतलब 1/3 जो मेंबर्स हैं वो विमेन होंगे ही होंगे। ये बेसिक मैंडेट कर दिया है इस रिजर्वेशन बिल से, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, ये विमेन एम्पावरमेंट जो है को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये इक्वल पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, ये जेंडर इक्वलिटी की तरफ चीजों को लेकर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, जो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को फॉलो अप करते चले आ रहे हैं, ये वो रिजर्वेशन, ये वो स्टेप है लेजिस्लेचर की तरफ से जहां पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है विमेन को, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि द नेम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 was given to the constitution bill by the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है ना। तो इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था किस बिल को, विमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई ये देखेंगे। सो इसके फीचर्स क्या थे, रिजर्वेशन फॉर विमेन, कि विमेन को आरक्षण मिल रहा था। द बिल रिजर्व्स एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ टोटल सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो भैया जो लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और यूटी में जो सीट्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं टोटल सीट्स कितनी है। जो सैंक्शन सीट्स हैं वो हैं लोकसभा में 550, लेकिन जो 104th अमेंडमेंट आया था जिसमें एंग्लो इंडियंस को 2 सीटें बढ़ा दे दी गई हैं, उसके बाद टोटल सीट्स हो गई हैं 552। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 545। क्लियर है। अगर हम देखें तो स्टेट्स के लिए सीट्स कितनी अलॉट की गई हैं, 530 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं और 20 सीट्स अलॉट की गई हैं यूटीज के लिए। ये मैं बात कर रहा हूं लोअर हाउस की, विच इज लोकसभा। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो टोटल 250 सीट्स जो हैं बेसिकली सैंक्शनड है, जिसमें से 245 सीट्स पर जो है बंदे बैठे हुए हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसमें जो है 12 सीट्स जो हैं वो कौन नॉमिनेट कर सकते हैं, वो हमारे जो है प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा डिवाइडेशन किसका, राज्यसभा का और लोकसभा, ठीक है ना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के पास कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये भी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की भी और विधानसभा की भी, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया है यहां पर। चलिए, तो रिजर्वेशन आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्दर दिस विल आल्सो अप्लाई टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससी एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो एससी एसटी को भी रिजर्वेशन जो दिया गया, मान के चलिए कि भैया उन्होंने बोला कि 100 में से 30 सीट्स जो है वो एससी एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है ना। अब उसमें से भी 1/3 सीट्स जो है वो विमेन को दी जाएंगी, मतलब विमेन एससी हो जाएंगी। तो 30 सीट्स का 1/3 कितना हो गया, 10 सीट्स। तो जो 10 सीट्स है रिजर्व सीट्स भी, वो भी विमेन के लिए रिजर्व होंगी, लेकिन वो विमेन कौन होंगी, एससी और एसटी होंगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो रिजर्वेशन है वो एससी एसटी में भी अंदर गया हुआ है। आगे देखते हैं अगला की पॉइंट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। कि भैया यहां पर रिजर्वेशन को लेकर जो बात किया गया है, कब से लागू होगा ये, द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बिल हैज बीन पब्लिश। तो जब भी ये बिल पब्लिश होगा उसके बाद जब भी सेंसस होगा, जब भी जनगणना होगी, अब क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल चुकी है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द सेंसस डिलिमिटेशन विल बी अंडरटेकन टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। अब होगा क्या, देखो यार इस चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जब भी सेंसस होता है, ठीक है, उसी हिसाब से सीट्स अलॉट की जाती हैं। अब आपको ये लगता होगा कि साहब क्या फर्क पड़ेगा, पहले यूपी में सीटें कम हुआ करती थी, इस बार 403 सीट्स थी, ठीक है ना। जो इलेक्शन हुए उसमें
कितनी सीट्स थी? 403 सीट थी। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये सीट्स बढ़ती कैसे हैं कि भाई जितनी जनसंख्या होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी, उसी के हिसाब से ही जो है सीट्स अलॉट की जाएंगी। किसी एरिया की अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वहां पर सीट्स एक सेपरेट सीट अलॉट की जाएगी। ऐसा नहीं करा जाएगा कि भाई इस एरिया में एक हमने एरिया बना दिया, इसमें जितने भी लोग हैं हमें नहीं मतलब, नहीं, लोगों के हिसाब से डिवाइड होती हैं सीट्स कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में 1 लाख बंदे आएंगे। मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, ये मान के मत बैठ जाना, ठीक है ना। तो इनका बोलना यह है कि जैसे ही सेंसस होगा, जैसे ही हमें पता चलेगा इतनी पॉपुलेशन हो गई है, उस हिसाब से हम सीट्स जो है वो अलॉट करेंगे, और जब सीट्स अलॉट हो जाएंगी तभी तो 1/3 उसका जो है विमेन के लिए अलॉट हो पाएगा। इसलिए ये लोग रुके हुए हैं। इनका बोलना यह है कि ये रिजर्वेशन तभी कमेंस हो पाएगा, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये इन्होंने बोला है। फॉर द रोटेशन ऑफ सीट्स, ये सीट जो है ना वो रोटेट होती रहेगी, ठीक है ना। तो इनका बोलना ये सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन। तो जब जब सेंसस जो है जब 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 जनगणना होगी, जब जब सेंसस होगा, तब जो है सीटों को रिवाइज किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये जो बिल है ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात कर रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ये बिल किसने प्रेजेंट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अर्जुन राम मेघवाल साहब। Bill introduced in Lok Sabha on 19th of September 2023, passed by Lok Sabha on 20th of September 2023, and passed by the Lok Sabha on 21st of September 2023. अब चलिए देखते हैं कि किस बच्चे ने जो है आंसर दिया है। ओके, मैंने आप लोगों से राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स के बारे में पूछा था। चलिए, अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यूपी में 403 सीट्स हैं विधानसभा की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। Okay, our third bill is the Anusandhan National Research Foundation Bill of 2023. This bill provides for establishing the Anusandhan National Research Foundation. इस बिल से एक फाउंडेशन यहां पर एक जो है एक तरीके से अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है ना। ये एस्टेब्लिश किया गया है इस बिल के थ्रू। NRF, which is the National Research Foundation, will be the apex body in the country to provide strategic डायरेक्शन फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ, ठीक है ना। तो ये जो टीम है, ये जो फाउंडेशन है, ये जो बॉडी है, ये क्या है, ये अपेक्स बॉडी मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है इनके पास। यही बेसिकली डील करेंगे किस चीज से, रिसर्च से, इनोवेशन से और एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है ना। कि भाई अगर कोई बंदा कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहता है, खुद से स्टार्टअप देना चाहता है, तो वो भी इससे गवर्न होगा। कोई रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है, किस तरीके से रिसर्च वर्क को आगे लेके जाना है, उसको मॉनिटर कौन करेगा, ये सारी चीजें भी कौन करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये किन किन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, पहला नेचुरल साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस, फोर्थ वन इज हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, फिफ्थ वन इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरफेसेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जो डील करेगा। क्लियर है? सो इनके की फीचर्स, की फंक्शंस क्या होंगे, क्या क्या करवाएंगे, इनका काम क्या होगा। अभी अप्लाई किस पर होगा ये तो हमने पढ़ लिया, अब ये करवाएंगे क्या, काम क्या होगा इनका, तो ये देखेंगे। प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रोड मैप्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो R&D में ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कि शॉर्ट टर्म पे कैसी चीजों करना है, मिड टर्म में चीजों कैसे करना है, और लॉन्ग टर्म में किसी, देखो होता क्या है कि हर रिसर्च की, हर डेवलपमेंट की जो है एक ड्यूरेशन फिक्स की जाती है कि भाई ये इसमें, तो बोले कुछ चीजें जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ होती हैं मीडियम टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये क्या करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे आपके लिए, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि किस तरीके से आपको चीजें आगे लेकर जानी है। मतलब ये वो बॉडी है, ये वो फाउंडेशन है जो आपकी हेल्प करेगी, जो आपको असिस्ट करेगी, ठीक है। Further, facilitating the and financing the growth of R&D and related infrastructure in universities, college and research institution. तो ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है क्या चीजें आपको फैसिलिटेट करवाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है ना, उसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई रिसर्च करनी कैसे होती है, ठीक है ना। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं। इंडिया में रिसर्च का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल रिसर्च करनी कैसे, क्योंकि हमारे जो मेंटोर हैं उनको भी चीजें नहीं पता, और जो हैं वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो फाउंडेशन है ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएगा आपको, अच्छे मेंटर्स भी प्रोवाइड कराएंगे ये, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे कि हाँ साहब यहां पर आप इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स फॉर रिसर्च ऑफ प्रपोजल्स, सपोर्टिंग ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, encouraging international collaborations, encouraging investment in the foundation by private and public sector entities, undertaking annual survey of scientific research outcomes and spendings। तो साहब इनका बोलना यह है कि हर तरीके से ये कैपिटल जो है एक तरीके से आपका कोलेबोरेशन भी करवाएंगे, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, ठीक है ना, आपकी हेल्प करवाएंगे, आप जो है अलग अलग चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे अपनी रिसर्च में। दूसरी चीज इनका क्या है कि एनुअल सर्वे है, सालाना सर्वे होगा कि साहब आपने जो है किस तरीके की यहां पर रिसर्च की, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उसके क्या आउटकम आए और उस पर कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजें। तो टोटली अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये जो बिल है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल ऑफ 2023, ये बेसिकली डील करेगा, ये आपको असिस्ट करेगा किससे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अलग अलग फील्ड में, चाहे वो नेचुरल साइंस की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे इन्वायरमेंट की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरफेसेस की बात करें, सब में आपकी जो है ओवरऑल हेल्प करने वाला है। तो ये था हमारा थर्ड बिल। So this bill was presented by the Union Minister for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh. Further, it was introduced in Lok Sabha on 4th of August 2023 and passed on the 7th of August 2023 by the Lok Sabha and passed by the Lok Sabha on 9th of August 2023. ये था हमारा third bill. I hope this bill is clear. Okay, so let's jump on the next bill. The next bill is the Digital Personal Data Protection Bill of 2023. डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ बोला है, बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सीजीआई साहब की, तो सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने भी काफी कुछ बताया डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। अब एक्चुअली ये डेटा प्रोटेक्शन होता क्या है, आप ऑनलाइन जितनी भी चीजें करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, आप जो है किसी भी ऐप पर जाते हो तो वहां पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपका नाम लिया जाता है, आपके प्रेफरेंसेस लिए जाते हैं, ठीक है ना, आपके डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं वो। तो उससे होता क्या है, ये जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा जो है इसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, मतलब इन डेटा को कोई मिसयूज ना कर पाए। हम जो है बहुत सारी जगहों पर हम देखने को मिलता है कि साहब हम जो है एप्पल को क्यों आदमी प्रमोट करता है आईफोन को, कि साहब उसमें हमारा जो डेटा है ना वो प्रोटेक्टेड है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ना ही मैं कोई क्लेम कर रहा हूं, इन जनरल में जो सुन रहा हूं वो मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए वो डिवाइसेस महंगे हैं और लोग बोलते हैं कि साहब आईफोन में हमारा जो डेटा है वो सिक्योर है। ये एक मिथ है, ठीक है। और चीजें जो हैं आप अगर देखोगे तो साहब सेफ और सिक्योर की अगर हम बात करें तो चीजें बहुत ज्यादा खराब है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भैया आईफोन ने इतने में ये जो है डेटा दिया, बहुत सारे ये इस टाइप के रूमर्स भी मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल हो सकते हैं कि साहब ये चीजें निकल कर आती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो डेटा प्रोटेक्शन आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड बिल आना मैंडेट था ही। तो ये जो बिल आया है ये क्या बोल रहा है, दिस बिल विल अप्लाई to the processing of digital personal data within India where such data is collected online or collected offline and is digitalized। तो इन्होंने बोला कि साहब कोई भी डेटा जो ऑफलाइन कलेक्ट किया जाता है या ऑनलाइन कलेक्ट किया जाता है, ऑफलाइन अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको डिजिटाइज किया जाएगा, साहब उसको डिजिटल फॉर्म ई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पर आप जो है अपना आधार की कॉपी देकर आते हो, पैन की कॉपी देकर आते हो, तो ये जो कॉपी है ये आपको डिजिटाइज की जाएंगी, इनको इनकी ई फॉर्म में बनवाई जाएगी और उसको फिर कलेक्ट किया जाएगा। ये बिल बता रहा है कि साहब इनको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने का मतलब आपके प्रेफरेंसेस को समझना, आप जिन वेबसाइट पर जाते हो, आप जिस तरीके की आपका माइंडसेट है, वो आपके इस डेटा से पता चलेगा कि साहब चीजों को प्रमोट करने में भी ये डेटा जो है वो काम आता है। सो इट विल आल्सो अप्लाई टू सच प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है ना। तो अगर भैया कोई भी ये डेटा बाहर के लोगों के लिए भी काम आता है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया के अगर कुछ भी चीजें वो ऑफर करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक क्राउड को बेचे। भैया हम जो है 140 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग, ठीक है ना, अब इस किस किस को आपको चीजें करनी है। मान लीजिए कोई नई इंडस्ट्री आती है, ठीक है, और कोई भी नई कंपनी आती है, वो अपना फूड प्रोडक्ट जो है प्रमोट करना चाहती है हमारे बीच में, तो इस डेटा से उनको पता चलेगा कि कौन कौन से लोग फूडी हैं, ठीक है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वो अननेसेसरी सबके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग। तो यहां पर क्या हुआ कि पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस अपॉन कंसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहां पर ये बिल क्या ये चीज ये मेक श्योर कर रहा है कि साहब जो पर्सनल डेटा है वो केवल लॉफुल पर्पस के लिए ही जो है प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है ना, और वो भी जब इंडिविजुअल की कंसेंट मिल जाएगी तब। वो तो आपसे फॉर्म वैसे ही भराते हैं, जब भी आप कोई ऐप करते हो, ऐप आपने डाउनलोड करी, उसमें आ गया आई एग्री, करना ही है आपको, नहीं ऐप डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है ना, आप चाहो ना चाहो आपको एग्री करना ही है, ये बहुत बेसिक है। Consent may not be required for specific legitimate uses such as voluntary sharing of data by the individual or
प्रोसेसिंग बाय द स्टेट फॉर परमिट लाइसेंसेस बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर इस बिल ने कुछ एग्जेम्पशंस में यहां पर दिए हैं कि साहब वहां पर आपको इंडिविजुअल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लेजिटिमेट यूजेस है, ठीक है ना। वहां पर इस आप जैसे स्टेट को मतलब परमिट्स इशू करने हैं, लाइसेंस इशू करने हैं, बेनिफिट्स, वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं आपसे लेनी पड़ेगी, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वहां पर जो आपका डेटा है वो यूज कर लिया जाएगा। अदरवाइज जो डेटा प्रोसेसिंग है वहां पर आपकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी और अननेसेसरी कोई भी आपका डेटा जो है यूज नहीं कर पाएगा। Data fiduciaries will be obligated to maintain the accuracy of data, keep data secure and delete data once its purpose has been met। तो जो भी जहां पर भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो किसी कंपनी कोई कंपनी कर रहे हो या क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हो, तो इनका बोलना यह है कि उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो एक्यूरेट डेटा जो है वो उसमें वो मेंटेन करें, उस डेटा को सिक्योर रखें कि वो लीक ना हो। दूसरा, जैसे उस डेटा का पर्पस खत्म हो जाए उस डेटा को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है ना। सो द बिल ग्रांट्स certain rights to individuals including the right to obtain information, seek correction and erasure and grievance redressal। तो यहां पर ये जो बिल है ये एक इंडिविजुअल को अधिकार दे रहा है कि वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, करेक्शन जो है सीख कर सकता है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं उससे चीजें हटवा सकता है, एंड अगर कोई चीजें उसकी नहीं सुनी जा रही हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो है वो भी चीजें यहां पर सुधारी जाएंगी। The central government may exempt government agencies from the application of provision of the bill in the interest of specified grounds such as security of the state, public order and prevention of offenses। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो गवर्नमेंट एजेंसी को एग्जेम्प्ट कर रही है यहां पर, मतलब उनके पास के राइट्स होंगे, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होंगे कि वो इस डेटा को जो है कुछ पर्पस के लिए, जैसे सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस है, वहां पर इस डेटा को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट ऑन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल। और अगर कोई भी बंदा इसके प्रोविजंस को, इस बिल के प्रोविजंस को फॉलो अप नहीं करता है तो उसके लिए क्या होगा, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा इस बिल के तहत जो कि उन मैटर्स को एडजुडिकेट करेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2023। सो दिस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी कुमार वैष्णव साहब। So this bill was introduced in Lok Sabha on 3rd of August 2023 and passed on 7th of August 2023 and passed by the Rajya Sabha on 9th of August 2023. Clear हो रहा है? तो we are done with the fourth one. I hope everything is clear. So let's jump on the fifth bill. उससे पहले एक बार मैं check कर लेता हूँ in case you guys having any issues. Okay, no issues. So let's continue with the session. Okay. So our next bill is the Forest Conservation Amendment Bill of 2023। ये बात कर रहा है जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है ना। ये जो है यहां पर इस बिल के तहत स्टेट गवर्नमेंट से पावर जो है वो ले ली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी चीजों को मैनेज कर रही है, मतलब अगर स्टेट को भी कोई फॉरेस्ट की लैंड से कुछ छेड़खानी करनी है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस बिल अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 टू मेक इट एप्लीकेबल टू सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड। तो इसने क्या करा है, इस बिल ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 को क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड पर यहां पर चीजें को अप्लाई भी किया है। सो दीज इंक्लूड्स लैंड नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 or in the government record after 1980 act came into effect. So the act will not be applicable for land converted to non-forest use before December 12 और 1996। तो 1996 से पहले जिस लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया गया वो उस पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। समझ में आ रही बात, मतलब इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे, बिफोर 1996 के पहले का कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। फर्दर अब इनका मेन इफेक्ट क्या आया, क्या इस एक्ट ने आकर किया जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है, वो देखते हैं। It also exempts certain types of land from the purview of the act। तो यहां पर कुछ exemptions दिए गए, ठीक है ना। पहले तो हमें ये चीज पता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन भैया जंगलों को बचाना है, कंजर्व करना है, ये चीजें हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि these include land within 100 किलोमीटर ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। तो भैया बॉर्डर से जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना, चाहे हम पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे हो, चाहे हम नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहे हो, चाहे हम चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हो, चाहे हम अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे हो, जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, ठीक है ना, उन सब से 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में नहीं आएगा। वो सिक्योरिटी पर्पज से होगा और नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए, स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज के लिए और पब्लिक रोड्स लीडिंग टू हैबिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर कुछ एग्जम्पशन है कि भैया जैसे 100 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर से लगा हुआ वो आप बिल्कुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज प्रोवाइड करना,
कि भैया जो रोड्स हैं उनके आसपास जो दुकानें होती हैं वहां पर चीजें, और फर्दर कुछ जो पब्लिक रोड्स हैं जो हैबिटेशन की तरफ जाती है, हैबिटेशन मतलब जहां पर लोगों की बस्तियां हैं जो शहरों की तरफ आ रही है, तो वो रोड्स भी जो है फॉरेस्ट एरिया में कवर नहीं होंगे, चाहे वो फॉरेस्ट से होकर ही क्यों ना निकल रहे हैं। समझ में आ रही बात, उनको जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए फर्दर क्या बोल रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असाइन एनी फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट एंटिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी प्राइवेट एंटिटी को कोई भी फॉरेस्ट लैंड देना चाहती है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? आपके पास अधिकार नहीं है किसी भी प्राइवेट एंटिटी को कोई भी लैंड देने का विदाउट द परमिशन, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द बिल एक्सटेंड this to all entities and allow the assignment to be made on terms and conditions specified by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। क्लियर हो रहा है कि भाई साहब ये जो है इस तरीके से आप चीजें जो है आप कर सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं। सो द एक्ट स्पेसिफाइज some activities that can be carried out in forest such as establishing checkposts, fencing and bridges। ये जो एक्ट है वो इन चीजों पर भी बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि फॉरेस्ट की चौकी है, चेकपोस्ट बोलते हैं इसको, पर फेंसिंग कराना है, ठीक है, ब्रिजेस बनवाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 उसके बारे में बात कर रहा है। दिस बिल ऑल्सो अलाउज रनिंग जूज, ठीक है ना, जू जो चिड़ियाघर है वो, सफारी, जंगल सफारी आप लोगों ने सुना होगा, एंड इको टूरिज्म फैसिलिटीज, ये भी सारी चीजें जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है? सो दिस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव जी। So this bill was introduced in Lok Sabha on 29th of March 2023। उसके बाद ये एक जो स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया, वहां से जब रिपोर्ट आई, अप्रूवल आ गया, उसके बाद इसको लोकसभा से पास किया गया 26 ऑफ जुलाई को। तो 29 मार्च को ये प्रेजेंट किया गया था बिल, और 26 ऑफ जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद लगभग जो है इसको पास किया गया जब रिपोर्ट आ गई। लेकिन राज्यसभा से पास होने में इसको टाइम नहीं लगा, ये 2 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा से पास हुआ। आई होप दिस बिल इज क्लियर। Okay, so let's jump on the next bill, which is the registration of births and deaths amendment bill of 2023। कि भैया जो बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं या जो डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें भी यहां पर अमेंडमेंट हुआ है, और एक नया एक्ट आया है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। So this bill will help create a database of birth and death at national and state level, ensuring transparency in the delivery of public services and social benefits। तो यहां पर इनका बोलना यह है कि साहब स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, नेशनल और स्टेट लेवल पर रिकॉर्ड रखा जाएगा किसका, बर्थ का और डेथ का, जन्म का और मृत्यु का, जिससे कि जो पब्लिक सर्विसेज दी जा रही हैं, जो सोशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वो सबको दिए जा सके। गवर्नमेंट को पता तो हो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने जो है लोग मर रहे हैं, उसी हिसाब से तो सर्विसेज दिए जाएंगे। समझ में आ रही ना बात? सो द अमेंडमेंट विल हेल्प एडिंग द प्रोविजंस ऑफ डिजिटल रजिस्ट्रेशन। ये जो अमेंडमेंट है ना, ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये यहां पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहां पर वो पेपर वाला नहीं, यहां पर डिजिटल होगा। आप सब लोगों के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको जो है एक हैंडमेड सर्टिफिकेट दिया गया होगा, अब यहां पर डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। क्यों? आपकी जो एंट्री होगी वो डिजिटली होगी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स इंश्योरिंग इजी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोसेस है उसको, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एक इजी प्रोसेस में कन्वर्ट करेगा। आप डिजिटली इसको एंटर करिए और आपके पास जो है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर दिया, हो सकता है मेल पर आ जाए, या आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओ, या फिर हो सकता है आपको भेज दिया जाए। तो ये चीजें हैं, ये इस एक्ट के थ्रू, इस बिल के थ्रू आपको दी गई है। सो दिस विल हेल्प इन डेटा शेयरिंग एंड अदर अथॉरिटीज दैट मेंटेन डेटाबेस। और जो डेटा, फिर वही बात आ जाएगी कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है ना, कि वहां पर जो डेटा को सिक्योर किया जा रहा है, डेटा को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया, एक तरीके से डेटा को स्टोर किया जाए, हिसाब इनकेस कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां उनके साथ भी ये चीजें जो है वो शेयर की जाएंगी। जब ये चीजें डिजिटलाइज होंगी ना तो उसको शेयर करना आसान होगा। क्लियर है? ऑल दो यहां पर चीजें जो है थोड़ी थ्रेट भी बढ़ेगा, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज्यादा हो जाएंगी, चीजें इजी हो जाएंगी। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इशूइंग पासपोर्ट एंड आधार नंबर and avoid multiplicity of documents to prove data and place of birth according to the government। तो अभी क्या करना पड़ता है, अभी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन इसको क्या होगा कि भैया ये जब पासपोर्ट आप इशू करवाने जाते हो तो आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अभी मुझे जाना है ना इसलिए मुझे पता है, ठीक है, मेरा पुराना वाला पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो अभी मुझे नया इशू कराना, तो फिर वो पूरी एबीसीडी शुरू से पढ़नी पड़ेगी। ये साहब जो है आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए, आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए, वो डॉक्यूमेंट लेकर आइए। तो उन्होंने बोला कि साहब जब पासपोर्ट अब इशू कराने जाओगे तो सब ऑनलाइन एंट्री होगी, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, चाहे आप आधार इशू करवा रहे हो तो भी जो है चीजें सब इजी हो जाएंगी इससे।
The bill will change ordering authority from first class magistrate to the district magistrate of sub-divisional magistrate in the case of delayed information of any birth or death to the registrar. बोले साहब इस जो इंफॉर्मेशन जो है जब ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर ये जो डिले हो रहा है ना रजिस्ट्रार को जो मेंटेन करते हैं सारे रिकॉर्ड्स को, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी. तो बिल विल फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेड, ऑर्फन, अबेंडन्ड, सरेंडर्ड, सैरोगेट चाइल्ड एंड द चाइल्ड टू अ सिंगल पेरेंट और अनव्यूड मदर. ठीक है, तो इनका बोलना यह है कि वो बच्चे जो अनाथ हैं, छोड़ दिए गए हैं, सरेंडर कर दिए गए हैं, सैरोगेट चाइल्ड हैं, मतलब सैरोगेट मदर से पैदा हुए हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, तो इनका बोलना यह है कि ये बिल उनके भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात कर रहा है कि उनको भी रजिस्टर कराइए. ठीक है. फर्दर, under the proposed legislation, all medical institutions must provide a certificate regarding the cause of death to the registrar and a copy of to the nearest relative. बोले साहब जब भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी बच्चे किसी भी इंसान की डेथ होती है तो वहां पर जो सर्टिफिकेट आप इशू करते हो, डेथ सर्टिफिकेट, वो आप जो है इशू करिए, कॉज ऑफ डेथ बताइए रजिस्ट्रार को, और कॉपी आप जो है नियरेस्ट रिलेटिव को भेज दीजिए. ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है इस बिल के तहत. Special sub-registrar can be appointed for speedy registration of deaths and issue of certificate during disasters or epidemic according to the bill. तो जैसे अभी हमें कोरोना में देखने को मिला, हम लोगों को इतनी आदत नहीं थी इतने ज्यादा मौतें देखने की. ठीक है, लाइन लगी हुई है भाई साहब, जो क्रिमेशन सेंटर्स हैं वहां पर जो है, चाहे वो आग जलाना हो, चाहे वो जो इलेक्ट्रॉनिकली जिनको जो है एक तरीके से जलाया जाता है, जिनको क्रिमेट किया जाता है, या गार्डनिंग की हम बात करें, अलग अलग तरीके के क्रिमेशन होते हैं, सब में लाइन लगी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं, अंबार लगा हुआ है लाशों का. ठीक है ना. तो यहां पर लोगों को आइडिया नहीं था, हमारी जो अथॉरिटीज थी वो इतने पेपर नहीं थी इस टाइप के एपिडेमिक के लिए. ठीक है, तो ये भी चीज में डाली गई कि इस टाइप की अगर एपिडेमिक दोबारा आती है तो स्पेशल सब रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, और भी लोग अपॉइंट किए जाएंगे. चलो ठीक है साहब, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि जब जैसे अभी छठ पूजा थी तो छठ पूजा के टाइम पर एक्स्ट्रा ट्रेनें चला दी गई. वही चीज है कि बोले अगर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आती है जहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है, तो इस बिल के तहत वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं. समझ में आ रही बात. चलिए. सो फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन द बिल प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ आधार नंबर ऑफ द पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन. तो बस बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी बंदा जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बच्चे के पैदा होने की, वो उसका आधार नंबर, उनके पेरेंट का आधार नंबर जो है रिक्वायर्ड होगा. ये था इस बिल के बेसिक्स, इस बिल के हाइलाइट्स. ठीक है. सो दिस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया नित्यानंद राय साहब. So this bill was introduced in Lok Sabha on 26th of July 2023, passed by Lok Sabha on 1st of August and passed by the Rajya Sabha on 7th of August 2023. I hope this act is clear. So let's jump on the next one. Our next one is the Pharmacy Amendment Bill of 2023. ये बहुत छोटा सा एक्ट है, ठीक है ना, और लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है. So this act regulates the practice and profession of pharmacy. Pharmacy आपको पता होना चाहिए, दवाइयां बनती है, उसको अपन बोलते हैं फार्मेसी. ठीक है ना. तो बेसिकली ये जो बिल है रेगुलेट कर रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. सो द की फीचर्स क्या है इस बिल के? रजिस्ट्रेशन द फार्मेसी एक्ट ऑफ 1940 इज मैंडेटरी टू प्रैक्टिस फार्मेसी इन इंडिया. तो ये जो रजिस्ट्रेशन आप कराना होता है किसके अंदर, फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 जो है वो मैंडेटरी है. अगर आपको फार्मेसी की प्रैक्टिस करनी है इंडिया में, फार्मेसी चलानी है इंडिया में, तो आपको जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सो द बिल स्पेसिफाइड दैट एनीवन हु इज रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act of 2011 or possesses qualification prescribed under 2011 Act will be deemed to be registered as a pharmacist under the Pharmacy Act of 1948. तो यहां पर इनका बोलना यह है कि साहब ये जो बिल है ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के बारे में. इनका बोलना यह है कि अगर किसी बंदे को जिसमें जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है ना, जो दवाई बेचने वाले हैं बेसिकली, तो इनका बोलना यह है कि वो ये मान लिए जाएंगे कि हाँ साहब वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर हुए थे. क्योंकि हुआ है क्या कि दोनों जगह जो अलग अलग थी, आर्टिकल 370 के इन्वोक होने के बाद, एक तरीके से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद, जो स्पेशल स्टेटस था उसका खत्म होने के बाद जो है चीजें अब जो है जुड़ रही हैं. ठीक है ना. अगर हम देखें उस पे लीगल टर्म पर, ठीक है, तो पहले वहां पर कुछ अलग लॉज थे, यहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट है वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं था, उनकी सेपरेट पार्लियामेंट थी, सब कुछ चीजें अलग अलग थी. अब जो है वो हमारी यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर. तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो विद लेजिस्लेचर है, और जो लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेचर है. दोनों में फर्क होता है. अगर आपको नहीं पता है विद और विदाउट लेजिस्लेचर, प्लीज कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको. चलिए. तो यहां पर इन्होंने बोला कि साहब अगर कोई बंदा जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो ये माना जाएगा कि साहब वो जो है फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है. ठीक है ना.
दिस विल बी कंटिंजेंट अपॉन द पर्सन सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ ईयर, लेकिन उसको 1 साल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। कमिंग इनटू फोर्स एंड पेइंग अ प्रेस्क्राइब्ड फी, आप एक फी पे करेंगे, आप जो है अपने आप को किसके अंदर रजिस्टर कराएंगे 1 साल के अंदर अंदर, ये जो बिल नया आया है वो क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा फार्मेसी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 जो कि बात कर रहा है फार्मासिस्ट को लेकर, और स्पेसिफिकली यहां पर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट ऑफ 2011 को लेकर, क्लियर हो रहा है। चलिए, सो दिस बिल वाज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारतीय प्रवीण पवार जी. So this bill was introduced in Lok Sabha on 3rd of August, passed by the Lok Sabha on 7th of August, and passed by the Rajya Sabha on 10th of August 2023. So our next bill is the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill of 2023. Before jumping on this bill, देखना चाहता हूं कि किसी ने कोई डाउट तो रेज नहीं किया है. Okay, Ginu is saying, sir, could you please explain with and without legislator? Okay, मैं यहां पर बात करूं लेजिस्लेचर की. देखो यार होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि विद और विदाउट लेजिस्लेचर क्या होता है. ठीक है, देखिए जहां पर इलेक्शंस होते हैं, जहां पर आपकी जो है विधानसभा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको अपन बोलते हैं विद लेजिस्लेचर. जैसे दिल्ली है, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, जिसको भी इंग्लिश में बोले तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रन करती है. जहां पर जैसे कि आपने देखा है आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में बैठी हुई है, 67 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं, वहां पर 67 सीट्स अलॉट की गई हैं, ठीक है ना. तो आम आदमी पार्टी वहां पर गवर्नमेंट अपनी चला रही, ठीक है. अब ये एक अलग बात है कि जैसे एक फुल फ्लेजेड स्टेट होता है उतनी पावर तो नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनके लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, गवर्नमेंट के पास होती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूनियन टेरिटरी है जैसे चंडीगढ़, उनके पास कोई भी जो है वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं, कोई भी वहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है उसको दो में डिवाइड किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख. लद्दाख में इलेक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली है, वहां पर इलेक्शंस भी होंगे, वहां पर गवर्नमेंट भी फॉर्म की जाएगी. ये फर्क होता है लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर में. समझ आ रही है ना बात? आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. Is there any confusion? Please let me know in the comment section. Okay, so let's move further. Let's jump on the 7th. Okay, the 8th act. Pharmacy हो गया, ठीक है. The Integrated Goods and Service Tax Amendment Bill of 2023. So this act amend the Integrated Goods and Services Tax Act of 2017. The 2017 provides for the levy and collection of IGST on interstate supply of goods and सर्विसेज. भैया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल जो है वो बात कर रहा है किसके बारे में, इसने किसको अमेंड किया है, 2017 के एक्ट, ठीक है. 2017 का एक्ट किस बारे में बात कर रहा था, इंटरस्टेट सप्लाई को लेकर. समझ में आ रही बात? इंटरस्टेट सप्लाई को लेकर बात कर रहा है कि साहब जो है कि जो स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो गुड सप्लाई किए जाते हैं, उसमें जो टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, वो बात कर रहा है इंटीग्रेटेड गुड, वो होते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है. अब इसमें क्या चीजें एड ऑन की गई हैं, क्या क्या नई चीजें लाई गई हैं. आईजीएसटी ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग. अब इसमें मोबाइल गेमिंग का जो आप लोग देख रहे हो ट्रेंड, वो बढ़ता चला जा रहा है. मोबाइल गेमिंग जितना वर्ल्ड कप नहीं खेला गया उससे ज्यादा के ऐड दे दिए, ये कर लीजिए, इसमें ऐसा कर लीजिए, आप इस पर टीम बना लीजिए, ठीक है, ये मैं ये कर लेता हूं, आप टीम बना लीजिए. तो ये कई बार फंस भी जाते हैं लोग ऐसे में, ठीक है. आगे क्या हुआ कि ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग कि साहब इसमें रिस्क शामिल है, देख कर लगाएं, और इतना पैसा जो है, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं. तो जो ऑनलाइन गेमिंग का एक नया ट्रेंड सेट हुआ है, इसको भी, उस पर भी तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाना था ना, तो वो लाया है इस एक्ट के अंदर. So the supplier of online money gaming not located in India will be liable to pay IGST on the supply of online money gaming to a person in India. तो इनका बोलना ये है कि वो कंपनी, वो मनी गेमिंग सप्लायर जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, मान लीजिए बंदा बैठा हुआ पाकिस्तान में, रफ आइडिया लिया है, ठीक है, पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है और यहां पर जो है वो कोई गेम खिलवा रहा है, ठीक है, और उसमें पैसे मिल रहे हैं, लूडो खेलने पर भी पैसे मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है. तो भैया आप लूडो वूडो खेले, उनको 1000 रुपए मिल गए, अब उस पर टैक्स भी तो लगाया जाएगा. अगर वो पैसा आप उस बंदे को भेज रहे हो तो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ये चीजें हो रही है. तो मनी गेमिंग आप बाहर खेलो, आप चांद पर बैठकर सप्लाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देते रहो यार बस, ठीक है. द थिंग विच मैटर्स इज टैक्स, ठीक है. मनी नहीं बोला मैंने, टैक्स बोला. तो टैक्स आपको पे करना है. तो यहां पर यही चीज बोली. और अगर खुदा ना खास्ता आपने अगर यहां पर ऑफिस बना लिया तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो कोई बात ही नहीं है यार, समझ रहे हो.
तो यहां पर इनका बोलना गया अगला पॉइंट कि ऑनलाइन मनी गेमिंग रेफर्स टू ऑनलाइन गेम्स वेयर प्लेयर्स पे और डिपॉजिट। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, डिस्क्लेमर नहीं है ये। ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है वो होता क्या है वो भी समझाया इन्होंने बोला है कि भैया रेफर्स टू ऑनलाइन गेम्स वेयर प्लेयर्स पे और डिपॉजिट मनी इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी और मनी इज वर्थ। आप बोलते हैं ना सब लॉग इन करिए आपको 100 सिक्के मिल जाएंगे, ठीक है, आपने 100 सिक्के लगाए, आपके जो है 150 हो गए, अब अगला वाला आपको खेलना है 300 के साथ, तो 150 खरीद लो आप, ठीक है, 1000 रुपए का आपने 100 सिक्के और खरीद लिए। तो ये जो पैसा आप लगा रहे हो, आप वर्चुअली डिजिटल एसेट्स जो आप लगा रहे हो यहां पर, ठीक है ना, तो जहां पर चांसेस है आपके जीतने के, हो सकता है कि वो जीरो भी हो जाए, हो सकता है कि आप 1000 पे पहुंच जाओ, समझ रहे हो, और आपके डायरेक्ट पेटीएम में आ जाएंगे, आपके डायरेक्ट खाते में आ जाएंगे, ये सब चीजें नहीं चलती रहती, ये वही है उन्हीं के रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने बोला खाते में आए, पेटीएम में आए, घर पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा देके जाना, खाली पीली नहीं चलेगा मामला, समझ रहे हो, पैसा इंडिया में आएगा तो गवर्नमेंट पर टैक्स आएंगे, ये जो कि बेसिक चीज है। फर्दर अगली चीज क्या बोल रहे, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पैसा देना पड़ेगा ठीक है, तो सप्लायर जितने भी हैं वो उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है, और सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम नोटिफाइड अंडर द 2017 एक्ट। तो भैया 2017 एक्ट में जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है ना, उसके तहत आपको रजिस्टर कराना है। अगर आप इंडिया में स्कीम जो ये अगर ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हो, तो हिंदुस्तान में क्राउड इतना ज्यादा है, यूथ इतना ज्यादा है, तो सारा पूरी दुनिया का हब बना हुआ है हिंदुस्तान, सब कुछ यहां पे, तो यहां सब कुछ बिक जाता है, समझ रहे हो, लिटरली बता रहा हूं। तो इफ अ फॉरेन सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, तो इन्होंने उनका बोलना यह है कि साहब अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका पैसा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपका कोई फॉरेन सप्लायर है बंदा, उसका अगर कोई भी बंदा यहां पर बैठा हुआ है इंडिया में, रिप्रेजेंटेटिव है उसका, ऑल दो इंडियन बेस नहीं है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अगर बैठा हुआ है, तो सच अ रिप्रेजेंटेटिव मस्ट गेट रजिस्टर्ड एंड पे आईजीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, तो वो सप्लायर के बिहाफ पर आईजीएसटी भरेगा। क्लियर हो रहा है, ये था हमारा ये नया एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। This bill was presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. This bill was introduced in Lok Sabha on 11th of August 2023 and passed by Lok Sabha on 11th of August and passed by the Rajya Sabha on 11th of August. 11 अगस्त की तारीख ना स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 11 अगस्त को ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट भी हो गया, लोकसभा से पास भी हो गया और फिर राज्यसभा से भी पास हो गया, समझ रहे हो। तो ये था हमारा बिल। आई होप दिस एक्ट इज क्लियर। So we are done with today's session, guys. I hope you enjoyed the session. Thank you so much for attending this session and all the best for your exam. In case you guys having any doubt regarding any bill, please let me know in the comment section. Enhanced legal skills. Unlock success with Rostrum Legal.